उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पिछले 20 साल में जो मिडिवल हिस्ट्री में मुगल एम्पायर और उससे संबंधित डायनेस्टी से जो क्वेश्चन पूछे हैं आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड अपर पीसीएस 2002-3 के एग्जाम में पूछा गया है। आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था किसने? तो सबसे पहले जो कीवर्ड है वो हमारे सामने है आदि ग्रंथ। अब ये आदि ग्रंथ का मतलब या सेंस क्या है? तो जब हम लोग अपने देश में इतिहास में सिख डायनेस्टी पढ़ते हैं तो सिख डायनेस्टी को 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ा जाता है। पहला उसका रिलीजियस एस्पेक्ट या फिर धार्मिक पक्ष हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर हम टोटल 10 जो धार्मिक गुरु आए हैं उनकी जानकारी लेते हैं, जिसमें गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, ये गुरु अमरदास जी 3rd गुरु रहे हैं। फिर गुरु रामदास जी 4th रहे हैं, गुरु अर्जुन देव जी 5th रहे हैं। फिर गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हर राय, गुरु हर किशन और फिर गुरु तेग बहादुर ये 9th नंबर पर रहे हैं। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु रहे हैं। और जो 11वें गुरु रहे हैं, 11वें गुरु के रूप में जो हमारे यहाँ पर बड़े गुरु रहे हैं, उनकी जो प्रमुख वाणियाँ रही हैं उनको संग्रहित करके एक धर्म ग्रंथ का हम लोगों ने एक नाम दिया है, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। तो जो सिखों के 11वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं, जो पीछे के गुरु रहे हैं उनकी प्रमुख वाणियों को संग्रहित किया गया है। और ये कार्य शुरू किया गया था गुरु अर्जुन देव जी के टाइम ड्यूरेशन से, जिसको गुरु आदि जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब जिसको हम बोलते हैं, 604 से जिसकी स्टार्टिंग हुई थी। क्लियर है? तो एक पक्ष के अंदर हम धार्मिक पक्ष में हम अलग अलग धार्मिक गुरु के बारे में जानकारी लेते हैं। दूसरा जो पक्ष होता है सिख वर्सेस मुगल हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये विरोधाभास की स्थितियां बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और तीसरा एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं सिख वर्सेस इंग्लिश या एंग्लो सिख वॉर या अंग्रेजों के विरुद्ध। तो 3 हिस्सों में हम लोग इस सिख डायनेस्टी को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है हम लोग का गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी के साथ और भी लोगों ने सपोर्ट किया था, जैसे कबीरदास जी, रैदास जी, कई सारे लोग थे, 5 बड़े लोग थे और 11 हिंदू बड़े विद्वान लोगों का सपोर्ट लिया गया था। तो हम लोगों ने आदि ग्रंथ की रचना करनी स्टार्ट कर दी थी प्रमुख गुरु वाणियों के द्वारा। अंतिम जो इसके अंदर गुरु वाणियों को संग्रहित किया गया था वो गुरु तेग बहादुर जी के टाइम ड्यूरेशन तक अंतिम बार यहाँ पर संग्रहित करता हुआ हम लोगों ने देखा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन 2002-3 में पूछा गया है अपर पीसीएस में। क्वेश्चन बड़ा आसान है, आज के सेंस में बहुत आसान है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था किस किस के बीच में। तो पहले तो हमको ये पता हो कि बैटल ऑफ पानीपत हमारे यहाँ पर टोटल 3 हुई है, जैसे क्वेश्चन ही बोलता है। तो शुरू की 2 भाई किसके बीच में हुई होगी और कब हुई होगी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी क्योंकि वो यहाँ के नक्शे वगैरह पर अच्छे से काम करके आया हुआ था। दूसरा जो बैटल हुई थी वो 1556 में हुई थी। ये अकबर और हेमू जो सूर डायनेस्टी के शासक रहे हैं, हेमू विक्रमादित्य जिनका पूरा नाम है, लड़ी गई, जिसमें अकबर की विजय हुई थी इनके सेनापति के माध्यम से, बैरम खां जिसका नाम था। और तीसरी बैटल 1761 में हुई, जो मराठा एम्पायर और उस तरफ दुरानी जो एम्पायर था उसका शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसके मध्य लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, ए हेमू और अकबर। ये तो भाई बैटल ऑफ पानीपत है, लेकिन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात चल रही है। हुमायूं और शेर शाह के बीच में ये 1540 और 1539 में 2 बड़ी बैटल हुई थी। बैटल ऑफ चौसा उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो बैटल ऑफ पानीपत का 3rd हम लोग आंसर देखते हैं। नादिर शाह और मुगलों के बीच में तो बहुत सारी झड़पें हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ा नादिर शाह का अटैक 1739 का माना जाता है, जिसमें वो यहाँ का जो बादशाह था, बादशाह के
ताज तक उठा करके ले गया था, कुर्सी जिस पर बैठते हैं वो तक उठा करके ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये एक, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2002 एंड 3 के अपर पीसीएस प्री के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैच द फॉलोइंग की बात बोलता है। देखो मैच द फॉलोइंग के अंदर जब भी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप वो चीज़ देखा करें जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये तो करेक्ट मुझे पता ही है। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद का नाम आते ही हम निज़ाम के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब हैदराबाद और निज़ाम का संबंध सीधा सीधा है। आदिल शाह और कुतुब शाही, ये जब हम लोग बात करते हैं बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में, तो ये जो बीच वाली बेल्ट थी, इस बीच वाली बेल्ट में ये बीजापुर हम लोग देखते हैं और ये गोलकुंडा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बीजापुर वाली जो शासन थे वो आदिल शाह के हाथ में था बीजापुर, और गोलकुंडा जो था वो कुतुब शाही के हाथ में था। और लास्ट में बचता है आपके पास 4th जो शर्की शाही है, शर्की शाही जो जौनपुर का शासन था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सेकंड पर जाता है। तो ए हम लोग का सेकंड पर, इन दो के बीच में हम लोग का आंसर है। और इसका मतलब ये बी हम लोग का 3 पर है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। फिर सी हम लोग का फर्स्ट पे है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर करेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1-2 के बारे में ही जानकारी हो तब भी आप एलिमिनेटरी मेथड से ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2002-3 में आया था ये, इसका इंग्लिश। फिर है खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब फिर दोबारा से कीवर्ड क्या आता है, खालसा पंथ। अब ये खालसा कैसे, जब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सिख डायनेस्टी है हमारे यहाँ पर, इस सिख डायनेस्टी में 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट था रिलीजियस धार्मिक, और सेकंड वाला जो पार्ट था मुगल वाला। अब ये जो सिख संप्रदाय, सिखों का खालसा पंथ निकल के आएगा, वो अब इन दोनों का एक बीच का मार्ग, एक रास्ता निकल करके हम लोग देखते हैं। मैंने आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर बताया था कि जो ये गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु तेग बहादुर जी 9th नंबर के हमारे यहाँ पर रहे हैं, और उस तरफ गुरु गोविंद सिंह जी हमारे यहाँ पर 10th नंबर के जो गुरु परंपरा के अंदर धर्म गुरु रहे हैं। अब इसके अंदर जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब ये खालसा पंथ क्या है, ये खालसा एक सैन्य दल के आधार पर गठित किया गया एक पंथ रहा है, जो सिख संप्रदाय में से ही एज ए सिक्योरिटी के लिए, अपनी धर्म रक्षा के लिए, अपनी सेल्फ की रक्षा करने के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए एक पंथ बनाया गया था। अभी तक तो ये था कि सिख संप्रदाय जो है वो बहुत मतलब प्यार से सबके साथ रहा करता था, बातचीत किया करता था, रहने का प्रयास करता था, बट उनका दमन किया जाने लगा था। और उस दमन का वैसे पीछे से बहुत सारी चीज़ें चली आ रही थी, अर्जुन देव जी के टाइम से चीज़ें चली आ रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स तो बने रहे थे, बट सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो आया था गुरु तेग बहादुर जी के टाइम में। गुरु तेग बहादुर जी का जो टाइम था, इस टाइम में 1621 से 1675 तक का ये इनका टाइम देखने को मिलता है। और इस टाइम में उस तरफ जो मुग़ल बादशाह था वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने इनका सर कटवा दिया था, और बड़ा कारण ये था कि आपको इस्लाम कबूलना पड़ेगा। तो भाई साहब ने बोला कि जो है मैं गर्दन कटा सकता हूँ लेकिन अपने केश नहीं कटा सकता हूँ। तो जो अकबर था, सॉरी जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था, ये जो गुरु तेग बहादुर जी थे 9th। तो उसके बाद जो 10वें गुरु आए थे सिख, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना की थी कि अब हम लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए एक सैन्य संगठन का भी गठन करेंगे। तो उस सैन्य संगठन को खालसा पंथ का नाम दिया गया था, जिसमें स्टार्टिंग में
5 बड़े अधिकारियों को अपॉइंट किया गया था और उन 5 अधिकारियों का सेंस आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं। जब भी कोई भी गुरुद्वारे के अंदर कोई भी बड़ा कार्य अनुष्ठान होता है तो उसमें आपको 5 ही बड़े व्यक्ति केंद्र में नज़र आते हैं, ब्लू कलर के वस्त्र धारण किए हुए। तो वो सब चीज़ इस खालसा पंथ से भी संबंधित आपको देखने को मिलती है। पहले से 2 कक्के चले आ रहे थे, जैसे आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग देखते हैं, अपने धार्मिक एंगल को मानने वगैरह के आबाद रूप से मानना आचरण करने की स्वतंत्रता में सिख संप्रदाय को 5 कक्के रखने की आधार जो है मान्यता है। तो उसमें से 3 केश, कड़ा, कच्छा, ये हम यहाँ से देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के माध्यम से यहाँ से स्टार्ट किया गया था। 2 पहले के स्टार्ट थे बट 3 नए यहाँ पर स्टार्ट किए गए थे। तो यहाँ पर खालसा पंथ की जो शुरुआत की गई थी वो गुरु गोविंद सिंह जी के माध्यम से की गई थी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अब फिर दोबारा से कीवर्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुगल प्रशासन, ये कीवर्ड है, और मुगल प्रशासन के दौरान वो जिले जिसको आज हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको उस दौरान वो किस नाम से जानते थे? तो पहले हम लोगों को उस टाइम का हायरार्की पता हो तो हायरार्की कुछ इस तरीके से हुआ करती थी मुगल डायनेस्टी में। टॉप पर जो हुआ करता था वो हुआ करता था बादशाह, टॉप पर हुआ करता था मुगल बादशाह, राजा, और बादशाह के अंडर में उस पूरे क्षेत्र को, सपोज ये पूरी की पूरी डायनेस्टी है और इस पूरी डायनेस्टी को अब अलग अलग पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया, और इन अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड किया है इस एक पार्ट को बोल दिया गया कि ये क्या है, सूबे हैं। सूबा या फिर जिसको आज हम बोल लेते हैं प्रांत या स्टेट, ठीक। और एक सूबे को कई सारे छोटे छोटे जिलों में डिवाइड किया गया है, जैसे आज हम लोग देखते हैं छोटे छोटे जिले, और उस जिले को उस टाइम बोलते थे सरकार, जिसको आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट या फिर जिला बोलते हैं। क्लियर? और फिर एक जिले को कई सारे परगना में डिवाइड किया जाता था, और एक परगना को कई सारे गांव के अंदर डिवाइड किया जाता था। क्लियर? तो ये थी हायरार्की। सबसे टॉप, सबसे नीचे था गांव। वैसे इस गांव के भी डिवीजन थे, गांव के अंदर थे कस्बे, अलग अलग कस्बे या बस्तियां, ये डिवाइडेशन। ये जो गांव था, इस गांव के ऊपर मुगल डायनेस्टी ने इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं दिखाया, मतलब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन गांव के आधार पर ही चलता था। उसके ऊपर जो परगना, सरकार या जिला या सूबा या प्रांत होता था, उनके ऊपर बादशाह लोग अपॉइंट किया करते थे अपने अलग अलग प्रशासक। जैसे सूबे का सबसे बड़ा जो प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था उसको सूबेदार बोला करते थे, जिसको आप बुक अगर पढ़ते हैं तो उसमें आप गवर्नर वर्ड भी लिखा हुआ देखते हैं। वैसे इस सूबेदार वर्ड को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। जैसे सूबेदार को सिपाह सलाहकार भी बोला जाता था, नाजिम भी बोला जाता था, या फिर नाजिम ए सूबा भी बोला जाता था इस एक पद को। इस सूबेदार पोस्ट के बाद फिर नीचे जिला या सरकार आती थी, तो इसका सबसे बड़ा जो हेड या सबसे बड़ी जो पोस्ट थी उसको बोला जाता था फौजदार। और फिर उसके नीचे जो परगना था, उस परगना का सबसे प्रमुख जो सिपाही या फिर हेड हुआ करता था उसको बोला जाता था सीकदार। और फिर उसके बाद गांव है तो गांव का प्रधान या फिर उसको चौधरी के नाम से भी जाना जाता रहा था। तो ये इस तरीके का इनका एडमिनिस्ट्रेशन का ग्राफ हुआ करता था। तो जिसके अकॉर्डिंग सरकार वर्ड यूज़ किया जाता था किसके लिए, एक तरीके से जिले के लिए या फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया है भाई? ये भी 2004 के एग्ज़ाम के पेपर के अंदर आया था, 4 और 5 के क्वेश्चन पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोबारा से वही है, मतलब बैक टू बैक यही सिख संप्रदाय से ये क्वेश्चन बैक टू बैक आया है आदि ग्रंथ से। तो आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब
का संकलन निम्न में से किसने किया था? ये बात अब हम कर चुके हैं, तो हम इस पर बार बार अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हम बात कर चुके हैं कि गुरु अर्जुन देव जी जो 5वें सिख गुरु थे, इन्होंने इसका एक तरीके से संकलन किया था। जो 5वें गुरु थे, इनका जो टाइम ड्यूरेशन हम लोग देखते हैं 1563 से 16 लिख देते हैं 1563 से 1606 तक इनका टाइम ड्यूरेशन था। और ये जो आदि ग्रंथ था ये 1604 में इन्होंने संकलन इसका करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? और ये भी 2009 एंड 10th में आया था। उत्तराखंड पीसीएस का जो प्री एग्जाम हुआ था 2009 में, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? अब जब हम खानवा का युद्ध पढ़ते हैं, देखो फिर दोबारा से कीवर्ड पर हम लोग अगर ध्यान दें, तो जब हम मुगल डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो मुगल डायनेस्टी में हम सबसे पहले बाबर का जिक्र करते हैं। तो बाबर ने एक 1526 में, अभी जैसे मैंने आपको बताया, बैटल ऑफ पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। फिर जो दूसरा युद्ध हुआ था 27 में, ये युद्ध हुआ था बैटल ऑफ खानवा का युद्ध। अब इस खानवा के युद्ध में कई सारी भ्रांतियां हम लोगों के सामने आती हैं और कई सारे इतिहासकार भी हमारे सामने कुछ चीज़ें रखते हैं कि जो अपने देश के अंदर बुलाया गया था बाबर को। कोई बोलता है कि इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे दौलत खान लोदी, उन्होंने इनको बुलाया। कोई बोलता है था कि जो राणा सांगा थे उन्होंने इनको बुलाया, बट समझ में नहीं आता है कि किसने किसको बुलाया। अंततः फिर भी हम लोग देखते हैं कि जब बाबर यहाँ पर आया तो बाबर ने चुनौती दी किसको? इब्राहिम लोदी को, और उसको हराया। और उसके बाद जो बाबर को लगा कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर राजा है, शासक है, जिसके बगैर मैं यहाँ पर और ज़्यादा जगह तक एक्सपेंड नहीं कर सकता है, वो मेरे बीच का कांटा है राणा सांगा, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो राणा सांगा को मारने के लिए या फिर इनके साथ बैटल करने के लिए बाबर ने अपने लोगों को जिहाद का नारा दिया था पहली बार। और इसी खानवा के युद्ध के बाद इन्होंने एक टैक्स लगता था उधर अफ़गानिस्तान में, तमका। वैसे शरीयत के तहत टोटल 4 बड़े टैक्स लगते थे, जिसमें एक तमका भी उन्होंने वहाँ पर लगाया था। तो इस बैटल को जीतने के लिए इन्होंने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि भाई तुम पे टैक्स फ्री कर दूंगा मैं इतने टाइम का, वो तमका फ्री कर दूंगा, तमका नहीं लगेगा। और जिहाद का नारा दे करके यहाँ पर इस एक तरीके से युद्ध में पार्टिसिपेट कराया था। और जब ये युद्ध जीते तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने यहाँ से इतना माल इनको मिला, इतने यहाँ पर सिक्के इनको मिले, यहाँ पर इतने टंके यहाँ पर मिले कि वहाँ जा कर के इन्होंने अफ़गानिस्तान के एक एक आदमी को एक एक चांदी का सिक्का, मतलब एक एक टंका दिया था, जिससे वहाँ के लोगों ने बाबर को कलंदर कहना शुरू कर दिया था। तो बाबर को कलंदर की भी एक उपाधि मिली थी इसी खानवा के बैटल ऑफ खानवा के युद्ध से ही। तो ये बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 में, 1527 में। राणा प्रताप के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जानकारी लेंगे। और हेमू के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये पानीपत का कौन सा दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। और अलाउद्दीन खिलजी का तो यहाँ पे कोई जो है एक तरीके से कोरिलेशन नहीं बैठता है मुगलों के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 8। ये 2009-10 में आया था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? मैंने आपको अभी बताया है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 में हुआ है। अब देखो कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर ने क्या कर दिया, 1576 दो जगह डाल दिया, एक जगह ईस्वी लिख दिया, एक जगह ईशा पूर्व लिख दिया, एक जगह एडी लिख दिया, एक जगह बीसी लिख दिया। अब बच्चे जल्दी जल्दी में ये गलतियां कर जाते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा ये तो ये है, आप पीछे की चीज़ें टर्म्स को देखा ही नहीं और आगे निकल गए। तो ऐसी गलती आप भी मत बिल्कुल करना।
एक बार थोड़ी सी हम लोग AD और BC के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जैसे ये एक टाइम स्केल है और इस टाइम स्केल को ऐसा मान लेते हैं कि आज जैसे हम 2024 में बात कर रहे हैं, तो 2024 में हम यहाँ पहुँच गए, तो कभी ना कभी तो 1 रहा होगा। और हम लोगों को जिस स्केलिंग, जहाँ से हम लोगों ने स्केलिंग स्टार्ट किया उससे पहले भी कोई स्केल रहा होगा। जैसे आप क्लास 10th के ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं कि इस तरफ x है, ऐसा मान लेते हैं कि इस तरफ x है और इस तरफ आप माइनस वाली टर्म्स देख लेते हैं, -x वाला सिस्टम देख लेते हैं, तो इस तरफ -1, -2, -3, तो -2024 भी रहा होगा, -5000 भी रहा होगा। तो इससे इधर जो पीछे की तरफ जो समय चल रहा है उसको बिफोर क्राइस्ट, और AD जो आफ्टर डेथ हम लोग देख लेते हैं किसकी, जीसस क्राइस्ट। अब ये जीसस क्राइस्ट के बीच बेस को ही हम लोगों ने टाइम ड्यूरेशन क्यों माना है, क्योंकि आधी दुनिया पर अंग्रेज़ों ने राज किया है, जो मिशनरी के फॉर्म में भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। अपने धर्म का प्रचार उन्होंने किया है, तो उन्होंने इस कैलेंडर, इस डेट सिस्टम से अपनी उस आइडियोलॉजी को भी हमारे मस्तिष्क में छाप छोड़ने का भी काम करवाया, जो आज तक हम लोग देख रहे हैं कि भाई AD और BC आप पढ़ रहे हो तो जीसस क्राइस्ट का ज़रूर नाम आएगा। और वो बीच का टाइम कहाँ गया, तो भाई साहब उसके लिए आप बाइबल पढ़ लीजिएगा। चलो, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये AD या ईस्वी वाला समय हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वैसे आज की क्लास हमारी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इससे आगे वाला जो ग्राफ है वो हम कल करें या एक क्वेश्चन और ही कर लेते हैं। चलो, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है। तो वैसे ये एक फैक्चुअल डेटा है, तो उस फैक्चुअल डेटा पर डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख लेते हैं। जामा मस्जिद को शान फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। वैसे फतेहपुर में हम लोग बुलंद दरवाजे को भी देखते हैं, बाकी सब चीज़ों को भी देखते हैं, बट ये एक फैक्चुअल डेटा है और वो कहा जाता है, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर हाँ मिल जाएगा समय में थोड़ा सा। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था। अब मैं ये बात दोबारा नहीं बताऊंगा, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को खालसे में एक तरीके से परिवर्तित करने का काम किया था। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन PCS 2016 में पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में, PCS 2016 में। क्लियर है, तो ये आज हम लोग क्वेश्चन यहीं पर ही रखते हैं, बाकी इससे नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। एक चीज़ और है, आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए अगर क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करना है तो आप हमारी ऐप पर जा कर के उसको डाउनलोड करके वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।